हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यशोदा और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास 6 की सीरीज़ में चैप्टर 7। इससे पहले हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 to 6 हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं इस तरह से एनसीईआरटी को रीड कर रही हूँ, जैसे कि आप इसे सुनोगे तो आपको लगेगा कि आप स्वयं इसे रीड कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि समझाने वाली वीडियो हर जगह उपलब्ध हो जाती है यूट्यूब पे, लेकिन कई बार हमें जो है, जब मैं खुद तैयारी करती थी, मुझे खुद लगता था कि मुझे कोई ऐसा चैनल मिल जाए जहाँ पे एक एक शब्द कोई एनसीईआरटी का रीड करके दे। ठीक, उसी के सीरीज़ में मैंने ये शुरू किया है। चलो आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम बिताए बिना। ओके, आज के चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य। उससे पहले हम देखते हैं रोशन के रुपए के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें एक लड़की है, क्या नाम है, उसके मन में जिज्ञासा उठता है कि आखिर नोटों के पीछे शेर क्यों बना होता है। ठीक है, देखते हैं। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था। उस एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। चलो उसके आगे रीड करते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाले सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो है प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था, या लोगों को जानकारी या शिक्षा दी थी। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर है? देखो, जहाँ जहाँ ये रेड रेड डॉट दिख रहे हैं, ये सारे जो है अशोक के साम्राज्य को दिखाते हैं। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति के स्थल, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, कंधार, लंबक, शाहबाजगढ़ी, मंडसेहरा, कसली, टोपरा, मेरठ, बहापुर,
यमपुरवा, लुम्बिनी, लोरिया राज, सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, सोपारा, सन्नारी, मस्की, येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, कलजोगढ़, धौली अभिलेखों के प्राप्ति स्थल। ठीक है, महत्वपूर्ण नगर ये ब्लैक वाले हैं, जैसे कि उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गई, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम देखते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। जो राज्य था वो साम्राज्य से कैसे भिन्न था। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। इसी कारण इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। ठीक, साम्राज्य का प्रशासन। अब हम देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राजपरिवार, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ पर का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों का नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, इसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजरानों के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी वस्तुएं दे। क्या हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी वस्तुएं? आइए जानते हैं कि नजराना किसे कहते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। एक बार फिर देख लेते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब राजधानी के सम्राट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन होता था राजधानी के सम्राट और क्या था उनके काम।
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त दरबार के जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाकर चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। पाटलिपुत्र जो है एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक प्राचीर से घिरा है, विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया से बसेरों से घिरा हुआ है। थोड़ा सा अब अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक जो है एक अनोखा सम्राट है। कैसे? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। इससे पहले कितने ही राजा हुए, इन्होंने कुछ भी इस तरह का कार्य नहीं किया, लेकिन अशोक एक पहले राजा हुए जिन्होंने अभिलेख के द्वारा अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में हैं। प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि होने का एक कारण ये है कि प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि जो है साधारण जनता को आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है। अशोक का कलिंग पर युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम ही कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। ठीक, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने अशोक के बारे में जाना कि अशोक एक पहले सम्राट थे जिन्होंने अपने विचारों को अभिलेख के द्वारा नॉर्मल कॉमन जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। उनकी जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, प्राकृतिक और ब्राह्मी थी। ठीक है, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि थी। और इन्होंने जो कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद वहाँ पे खून खराबा देखकर इनके मन में जो है घृणा सा उत्पन्न हुआ। ठीक है, और उन्होंने जो है लड़ाई झगड़ा खून खराबा करने को छोड़ने की जो है सोचा, छोड़ दिया। ओके, अब चलते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अब कलिंग का जो उन्होंने युद्ध किया है उसका भी वर्णन उन्होंने एक अभिलेख में करवाया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। ठीक है, कलिंग को जीता इन्होंने और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कितने? 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा
दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। क्या बोल रहा है? जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। धर्म मतलब धर्म। यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे अब बढ़ाया जा सके। ठीक है, धर्म संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, प्राकृतिक के लैंग्वेज में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो, यहाँ एक मूर्ति दिखाई गई है। ये बैल का लग रहा है और ये पत्थर से बनाया गया है। इसके बारे में छोटा कुछ यहाँ बताया गया है कि उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर के इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन का स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक, अब अशोक के स्तंभ के बारे में थोड़ा देखते हैं, जानते हैं। अशोक का धर्म क्या था या अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म के बारे में जानते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने किसी पूजा और कर्म कांड के बारे में नहीं बोला। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे से व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें कि वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ठीक है, अशोक जो है बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वो पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई। क्या क्या कह रहे हैं उन्होंने? सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों को चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अशोक अपनी प्रजा को क्या संदेश देना चाहता था या क्या संदेश था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते, जब वे बच्चों का विवाह होता, जब बच्चों के जन्म पर यात्रा करते। ठीक है, लेकिन लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वो बीमार हो जाते, जब उनके बच्चों का विवाह होता, जब बच्चे जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते, तब वह तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने
तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ओके, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे कि आ को देखो, आरंभिक ब्राह्मी में उल्टा के बनाया जाता था। आरंभिक ब्राह्मी में उल्टा के बनाया जाता था। देवनागरी में कि हिंदी में आ ऐसे बनाया जाता है। बांग्ला में आ इया उल्टा इया के जैसा बनाया जाता है। फिर मलयालम में आ ऐसे बनाया जाता है, थ्री इधर और थ्री इधर। और तमिल में यह आ ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आ को ही देखो किस अलग अलग लिपि में कैसे करके लिखा जाता है। चलिए, अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं उपयोगी शब्द क्या क्या है। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेश वाहक, प्रांत, धम। और मुझे नहीं लगता अब इसके और कुछ है, इसमें क्वेश्चन आंसर अब बच गए हैं। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और महत्वपूर्ण तिथि है, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत जो है 2300 साल पहले हुई थी। इनका क्वेश्चन आंसर है। चलो, आज का चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।